गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक भौतिक शास्त्र का लेसन फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूर्ण वीडियो देखें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा और ये एग्ज़ाम में आने लायक होगा। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी कि सूर्य रक्त के समान कैसा क्यों दिखाई प्रतीत होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है। इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होती है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रधान फोकस और मुख्य फोकस में क्या अंतर है। प्रधान फोकस और मुख्य फोकस में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अक्ष होना चाहिए फ्रेंड्स, अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश के समानांतर किरणें दर्पण से परिवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होती है। यह बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही पड़े। तो इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। इसका प्रश्न ये हो जाएगा, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, उत्तर लेंस को सूर्य के सामने रखकर सूर्य देखना खतरनाक है, क्यों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, यानी कि ये VVI प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, सूर्य से चलने वाला प्रकाश किरण समानांतर होती है। जब उत्तर लेंस पर समानांतर किरणें पड़ती है तो फोकस पर फोकसित होती है। यह सदृश प्रकाश आँख पर पड़ने पर आँख की पुतली जल सकती है। ऐसी हालात में उत्तर लेंस से सूर्य को देखना खतरनाक होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में दिया गया है, गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं। गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका, जब बड़े कारक वाले गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती है तो इसी दोष को गोलीय विपथन कहा जाता है। इस दोष से बचने के लिए सामान्यतः परवलयीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में दिया गया है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उत्तर लेंस
वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा लेंस फ्रेंड्स? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बीम फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बीम फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 8 को। क्वेश्चन 8 में दिया गया है किरण क्या है? किरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। परवलयीय दर्पण संतृप्त किरण पुंज उत्पन्न करता है। उत्तल दर्पण द्वारा अपसरित किरण पुंज और समतल दर्पण द्वारा समानांतर किरण पुंज उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 9 में, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा समानांतर की प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में दिया गया है प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में दिया गया है अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के 2 उपयोगों को लिखें। उत्तर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा देखने में, दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा देखने में। सेकंड, डॉक्टर इसका उपयोग कान, मुंह आदि के अंदर प्रकाश फोकस कर अंदर की बीमारी का पता लगाते हैं। थर्ड में इसका उपयोग होता है मोटर गाड़ी के अग्रदीपों में। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग फर्स्ट में साइड मिरर के रूप में होता है, दूसरा रोड लाइट के परावर्तक सतह के रूप में, और तीसरा समतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखना फ्रेंड्स। तो समतल दर्पण का उपयोग में हो जाएगा फर्स्ट में सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में, और दूसरा हो जाएगा चेहरा देखने में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में दिया गया है प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है? प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के बिंदु पथ को प्रकाश किरण कहते हैं और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। टार्च से निकलने वाली किरणें प्रकाश पुंज का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में दिया गया है
नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, किसी उत्तल लेंस में प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण सदैव धनात्मक होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में दिया गया है विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मोड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में दिया गया है सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का व्यवहार किया जाता है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ऐसा करने से सूर्य से आने वाली प्रकाश की समानांतर किरणों को और उन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरण को दर्पण के फोकस पर अभिसारित करती है, जिससे ऊष्मा का उपयोग भोजन पकाने में होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में दिया गया है तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम आती है और वे लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में परावर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखना होगा आपको एग्जाम में, जिससे कि आपका मार्क्स नहीं कटेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में दिया गया है बिना स्पर्श उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको, दोनों तरह के लेंसों की कांच और प्लेट को बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इनसे होकर छपे अक्षरों को देखते हैं। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो यह उत्तल लेंस होता है। और सेकंड में, यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़ते हैं तो यह कांच का प्लेट है। और तीसरा, यदि पुस्तक के छापे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो ये अवतल लेंस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 में दिया गया है प्रकाशीय घनत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, प्रकाशीय घनत्व का एक निश्चित स्फुरितार्थ होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में परिवर्तित होती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 में दिया गया है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं।
तो इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट में, बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं की ओर आपतित होता है। सेकंड में देखें लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण से ध्रुव से मापी जाती है। और तीसरा लिखेंगे, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस इंटू माइनस अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस इंटू माइनस अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 में दिया गया है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इस प्रकार होता है। फर्स्ट में लिखेंगे, बीम के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। और दूसरा में लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। और तीसरा हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 में दिया गया है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पर सीधा काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऐसी परिस्थिति में छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है। दाढ़ी बनाने में इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छूटती है। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे फ्रेंड्स कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 24 में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए कैसे पहचान करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एक हमने पिछले क्वेश्चन करवाए थे लेंस वाला, वो भी VVI प्रश्न है। दो में से एक अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पण के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह समतल दर्पण है। इस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड्स एग्जाम में, तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 में दिया गया है, लेंस के प्रकरण में आवर्धन की गणना लिखें। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, उत्तल लेंस में आवर्धन m उस स्थिति में धनात्मक होती है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा उस स्थिति में ऋणात्मक होता है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। लेकिन अवतल लेंस में आवर्धन सदैव ही धनात्मक होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 में दिया गया है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है, अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं और लेंस के दोनों और एक फोकस होते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं और दोनों लेंस के एक फोकस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन 27 में दिया गया है,
आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परिवर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दा पर लेना असंभव है। तो इस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल लघु उत्तरीय का 27 प्रश्न थे, यानी कि लेसन फर्स्ट का सभी प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिखेगा, और इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।